आप ये लोगों से झगड़े की वजह से जमातें तब्दील कर लेते हैं या विजन देखते हुए विजन पे तो स्टैंड करना चाहिए? वो लंबी एक कहानी है, वो आपके इस एक पॉडकास्ट में नहीं होगी। हमारा काम है लोगों की खिदमत करना, हमें खिदमत करने का मौका नहीं मिलेगा तो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਰ नहीं पड़ा। तो फिर एक जगह बैठ के कर लो ना खिदमत। मुझे अगर वो पॉलिटिकल पार्टी खुदे लाइन लगा के रखेगी जना मेरी सलाहियतों के बावजूद तो मैं उत्थे चार पड़ा है। यार सियासत दुनियादारी का नाम है, दीनदारी का नाम नहीं है। अच्छा। पहली इतला के लिए अर्ज है कि कोई ये समझता है ना कि इसने मुझे टिकट दिया तो टिकट इसने उसी को देना होता है जो 5-10 करोड़ रुपया शौकत खानम को, नम्मल को या इसको पार्टी फंड के नाम पे इसको देता हो। पिंडी जिले में ज़ियाउल हक के दौर में पहला पाउडर और हेरोइन का कारोबार करने वाला खानदान, उससे 3 करोड़ रुपया रिश्वत लेके मेरी जगह उसको टिकट दे दिया। वो 2016 का क्लिप है, उसमें ये कहता है कि मैं अगर वजीर आजम बना और मैं तो ये एक्सक्यूज नहीं रखूंगा कि मुझे फौज ने चलने नहीं दिया, अगर मैं ये एक्सक्यूज रखूं तो मैं बड़ा नाअहल और नखट्टू आदमी हूँगा। अब जगह जगह जाके कहता फिर रहा है जी मैं तो कुछ सीखा ही नहीं, जनरल बाजवा सारा कुछ सी। हाँ जी। अन्नी दिया पहले जना तू ਜਿਹੜਾ बयान देता सी ओ की सी। ISI पाकिस्तान की टॉप क्लास की दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज में से एक है। हमारा मौकफ तो आज भी वही है। तो पार्टी उसने छोड़ी या मैंने छोड़ी? पार्टी कहते हैं किसको हैं आप? तोते ने पूछा मालिक आपको उड़ना आता है? उसने कहा नहीं। तो तोते ने कहा फिर पंगा क्यों कीता सी? मुझे तो उड़ना आता था, तभी मैं पंगे कर रहा था। मुझे पता था सियासत क्या करेंगे, नीचे फेंक देंगे तो मैं उड़ के निकल जाएगा। तो तेन उड़ना नहीं आता सी तो तू क्यों पंगा कीता? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग पॉडकास्ट विद मनीज़ मोइन और आज के इस पॉडकास्ट के मेरे जो मेहमान हैं वो साबिक वज़ीर इत्तलात और जेल खाना जात और आजकल मरकज़ी तर्जुमान हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं और हम सब उनसे वाकिफ़ हैं। मेरी मुराद फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक। सर वैसे तो हमने आपको बहुत गरजते बरसते काम करते तनकीद करते देखा है, लेकिन आपके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। मैं चाहूँगी आप उन पहलुओं पर भी आज रोशनी डालें कि आप का बचपन कैसा गुजरा, आपकी तालीम कहाँ से थी? मतलब आप बचपन से 55 का सफ़र पूछना चाहती हैं? एग्जैक्टली आप 55 से आगे आप जा नहीं रहे तो फिर 55 पे फुल स्टॉप लगा लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, मैं बुनियादी तौर पर शुरू से ही एक सियासी कारकुन और सियासी लीडर हूँ। मैं 6 जमात में था तो सियासी कारकुन बना एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। 9th में था तो मैं उसका अपने स्कूल का प्रेसिडेंट बना, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट। और 9th में ही मैंने पहली दफ़ा हवालात काटी, मुजाहरे में मार खाई और जनाब फिर पकड़े गए। और फिर इसी तरीके से फर्स्ट ईयर में था तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज का नाजिम प्रेसिडेंट था जनाब उसी ऑर्गेनाइजेशन का। फिर मैं रावलपिंडी शहर का, रावलपिंडी डिवीज़न का, फिर हमने जनाब जेलें काटी, हवालातें काटी। 90s का जो पूरा दहाई थी उसमें एज अ स्टूडेंट लीडर और एज अ यूथ लीडर, ठीक है। फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स ख़त्म हुई, वो हमने इस अंदाज से इंजॉय की और इस अंदाज से एक्सरसाइज की कि आखिरी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन 9 मार्च 1989 89 को जो हुआ वो हमने देखा, हेल्ड किया एज अ किंग मेकर। गवर्नमेंट कॉलेज में हमने अपनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पैनल जितवाया। अच्छा। वो सारे उस प्रोसेस से गुजरे। फिर जनाब आपकी यूथ पॉलिटिक्स पूरी 10 साल हम उसमें, और फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स 2002 के अंदर MPA पहली दफ़ा बना। फिर उसके बाद 3 इलेक्शन टोटल लड़े हैं, 2 जीते हैं, 1 हारे हैं। तो सारी ज़िंदगी सियासत में ही गुजरी है। साथ साथ पैरेलल एजुकेशन थी, क्योंकि घर का माहौल बड़ा सख्त है एजुकेशन के हवाले से। मेरे अम्मी और मेरे अब्बू, अल्लाह पाक दोनों को जन्नतुल फिरदौस पे जगह दे, पढ़ाई के हवाले से बहुत सख्त है। एक अपर मिडिल क्लास से अल्लाह पाक का करम ताल्लुक था। और आँख खोली तो वाले साहब एक अल्लाह पाक के करम से एक अच्छे आला सरकारी अफसर थे और बहरहाल ईमानदार अफसर थे। इस वजह से घर के हालात भी जना जिस तरह एक आला सरकारी अफसर अगर ईमानदार हो तो क्या होते हैं, बस उसी तरह बस सारी चीज़ें थी। तो पढ़ाई के हवाले से होती थी डंडा, और मैं घर में सबसे छोटा था और था। हमेशा से ही डंडे के जोर पर चलने की आदत है आपको? नहीं, उसमें ये है कि ये वालिदैन का जो डंडा होता है ना, ये अल्लाह की नेमत होती है। बचपन में वालिदैन का? हाँ, उसकी वजह से फिर मेरी पढ़ाई का भी कैरियर बहुत अच्छा था। हमेशा क्लास में 1st 2nd पोजीशन ली। सितंबर टेस्ट हो, दिसंबर टेस्ट हो या एनुअल हो। मैंने FA रावलपिंडी बोर्ड टॉप किया था मैथ्स इकोनॉमिक्स में। अच्छा। BSc मैंने फर्स्ट डिव ली थी और एग्ज़ाम शुरू होने से 6 दिन पहले मैं 324 की जेल काट के आया था 4-6 महीने। MSF के साथ हमारी लड़ाई हुई थी,
स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की, और बड़ी सवियर लड़ाई हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज सेंटर टाउन हॉल पिंडी में। अच्छा, और जनाब जेल काट के अभी पहुंचा ही हूँ तो 6-7 दिन बाद पेपर्स थे, उसमें भी मेरी फर्स्ट सर ये 324 का कौन सा? 307 किसे कहते हैं। 307 मतलब आपस की लड़ा बड़ी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जना जो मारा मारियाँ होती हैं। अच्छा, तो बताने का मकसद ये है, फिर मास्टर किया इकोनॉमिक्स में, फिर कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, IBM से मैंने इंटर्नशिप की। वालिद चाहते थे कि आप सियासत में आए? नहीं, मेरे वाले साहब जना जब मैंने सारी एजुकेशन कंप्लीट कर ली उन्होंने कहा जी हम नौकरी शुरू करो। अच्छा। मैं क्या मैं नौकरी करनी नहीं, मनो तुम जनाब ट्रांसपोर्ट का कारोबार कराओ, रुपया दो को 3-4 लाख रुपया उस दौर में, अच्छा, और मैं सियासत करूँ। तो वाले साहब और वालदा दोनों ने कहा तेरी ऐसी दी तैसी, तैनू इन्ना पढ़ा लिखा के हुण तैनू दईए जनाब पैसा वो भी रोड़िए ते सियासत वो भी जमात इस्लामी के प्लेटफार्म तो जिन्हें ज़िंदगी कभी जितना नहीं। सही। उन्होंने नहीं नौकरी करो। मेरे वाले साहब पाकिस्तान के सबसे पहले IT प्रोफेशनल थे। 1960s के अंदर USAID से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया था। ठीक। और 1970 में जब भुट्टो ने पाकिस्तान कंप्यूटर ब्यूरो बनाया था, तो उस वक्त, आजकल तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हम तो लफ्ज़ करते हैं ना सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर प्रोफेशनल, उस वक्त प्रोग्रामर होता था ग्रेड 17 का। अच्छा, ठीक है ना। मेरे वाले साहब 1970 में पाकिस्तान कंप्यूटर ब्यूरो जो आज भी कायम है अदारा, उसमें एज आ प्रोग्रामर थे। तो वाले साहब का ये था कि इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, मास्टर डिग्री, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस, फिर IBM की इंटर्नशिप, तो ये कंप्यूटर फील्ड में आए। ठीक है। तो मैं आता नहीं था, फिर खैर डंडा दे के उन्होंने फिर मुझे जॉब करवा दी FBR में। FBR का जो सॉफ्टवेयर हाउस है आज भी है, पराल, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, उसमें बड़ा अच्छा कैरियर, मैंने वहाँ नौकरी शुरू कर दी। सियासत में आने का कैसे सोचा फिर? सियासत साथ साथ चल रही थी, प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब भी कर रहा था एज अ कंप्यूटर प्रोफेशनल, और साथ साथ यूथ पॉलिटिक्स थी। अच्छा। और फिर आ गया 2002 का इलेक्शन, तो बस वो अल्लाह की तरफ से हुआ, BA की शर्त रख दी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने। मेरे जो अपोनेंट थे पार्टी के अंदर वो सारे अंडर BA थे। ठीक है। तो बस अल्लाह की ज़ात है, वो जिस तरह भी जना किसी किस्मत में। तो मैं इलेक्शन के लिए जब किया तो मेरा बड़ा अच्छा कैरियर था। मेरे साथ के इस वक्त भी जो लोग जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, अच्छा, उनकी सैलरीज जो है ना 8-8, 10-10 लाख रुपया जो है ना कम अज़ कम उनकी सैलरीज है। ठीक है। ठीक है ना। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो अब अच्छे खासे मैनेजरियल सीट्स पे पहुंच चुके हैं, सही। तो एक अच्छा कैरियर था विद इन पाकिस्तान। मैंने जब इंकशाफ किया ना अम्मी अबू के सामने जाके 2002 में, हाँ जी इलेक्शन आ गया तो मैं इलेक्शन लड़ना है, अम्मी ने तो सुथरी सुथरी सुनाई ना, माँ मेरी बड़ी डाडी गुजरी थी है ना, सख्त अच्छा। थी। हाँ। उसने कहा तेरी ऐसी तैसी जो है ना चंगा भला कैरियर, लोग मरदे ने जो है ना जवान जो है ना कैरियर मिले ला, तो तू उन्हें छड़ के जीरो करके, और बैंक बैलेंस मेरा जीरो था, प्रॉपर्टी थी मेरे नाम, अच्छे 2-4 यूनिट थे, घर वगैरह, अच्छा। प्लाट ये वो अबू की तरफ से, लेकिन बैंक बैलेंस जीरो। तो उन्होंने कहा खबरदार नाम ही ना लें इलेक्शन था। अबू के पास गया मैं, अपन के अब्बा जी मैं तो लड़ना इलेक्शन, जिंदगी पूरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स यूथ पॉलिटिक्स की है, तो किसी वजह नाल की है, हर चीज़ भुगत चुके हैं, 307 302 मारा खा दियाँ, जाली हवालात कटियाँ। वाले साहब को पता था कि इसको जो सर 302 भी भुगते हैं आपने? झूठी मैं क्या फिर बच किवें गए तुसी? नहीं, वो 1996 के अंदर जो धरने हुए थे ना बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ, जी, पहला धरना 24 जून 1996 को हुआ। मैं उस वक्त शबाब मिली का मर्कज़ी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, सारा मेरा बनाया वो प्लान था, जिसकी वजह से फिर इसकी हुकूमत भी गई थी बेनज़ीर की। उसमें काजी हुसैन अहमद साहब के ऊपर झूठा पर्चा, नसीरुल्लाह खान बाबर था वज़ीर दाखिला और बेनज़ीर की हुकूमत, उन्होंने मेरे पे, काजी हुसैन अहमद साहब पे, मुनव्वर हसन साहब पे, मेरे पे, हाफिज़ सुलेमान भट्ट साहब पे, सारों पे, वो जो हमारे 3 साथी शहीद हुए थे फायरिंग से मरी रोड पे, उल्टा हमारे पे पर्चा कर दिया कि ये इनकी फायरिंग से जना शहीद हुआ। तो वो झूठा पर्चा था। ठीक है। 307 हमने प्रॉपर लड़ाई लड़ के MS से भुगता था। सही। तो मैंने कहा जी वाले साहब को, जी इतनी मेहनत की है कि ये टाइम लाया, तो मैं तो लड़ना इलेक्शन, मन नहीं पता। तो फिर वाले साहब ने समझ गए कि इन्हें बाज ही आना, उनका लड़ा इलेक्शन, दे रिज़ाइन। मैंने जॉब से रिज़ाइन किया। अबू ने मुझे मेरे ख्याल को 10-15 लाख रुपये अबू ने दिया उस वक्त का, फिर किसी एक बहन ने 5 लाख रुपए दिया, बड़े भाई ने 10 लाख रुपए दिया, किसी दूसरे भाई ने 5-10 लाख दिया। आपके अपने बहन भाई थे या दूसरों के बहन भाई थे? अपने बहन भाई साहब। दूसरों ने आपके लिए कभी नहीं कैंपेन में कोई हिस्सा डाला? पहली कैंपेन में किसी ने नहीं हिस्सा डाला, वो जमात इस्लामी का टिकट से लोगों के जितना ही नहीं, सियासत का फिर ऐसे नहीं छाड़ देती थी जमात कि जीतने के जो जीता हुआ मोहरा होता है ना कैंडिडेट, उस पर सारे लगाते हैं।
अगले 2 इलेक्शनों में सर छोड़ी क्यों फिर जमात इस्लामी? वो एक लंबी दास्तान है, वो आपको नहीं यहाँ एक पॉडकास्ट में नहीं, उसमें हनीफ अब्बासी के साथ फड्डा हो गया, वो बड़ी लंबी दास्तान है। तो बहरहाल जी इलेक्शन लड़ा, मेहनत की, अल्लाह पाक ने नबी पाक के सदके कामयाबी दी, जीत गए। तो सर बस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाँ। आप ये लोगों से झगड़े की वजह से जमातें तब्दील कर लेते हैं या विजन देखते हुए विजन पे तो स्टैंड करना चाहिए? वो लंबी एक कहानी है, वो आपके इस एक पॉडकास्ट में नहीं होगी। सबसे अच्छा मैनिफेस्टो, सबसे अच्छा विजन कौन सी सियासी हर जमात का है? पॉलिटिकल पार्टी का आप विजन जना वो मैनिफेस्टो पे और मंशूर पे मत जाओ। इसलिए आप सबको चेक करते जा रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है और 100% तकरीबन सेम भी होता है। ये भी सुन लो, अगर इन्ना ही शौक है ना तो इतों उठण तो बाद ना पीपल्स पार्टी ते नून लीग ते काफ लीग ते MQM सारे का पढ़ लेना, ठीक है, सारों का सेम है। बात ये नहीं है। तो हालात और वाक़यात होते हैं। सर फिर आप कोई सियासतदान किसी भी सियासी जमात का इंतखाब किस बुनियाद पे करता है? यार सियासत दुनियादारी का नाम है, दीनदारी का नाम नहीं है। मिंबर रसूल पे बैठ के या किसी मज़हब को अडॉप्ट करने का नाम नहीं है। सियासत ये है कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी कुर्सी पे बैठ के इक़्तिदार की, मुल्क की, कौम की और आवाम की और अपने हलके की आवाम की खिदमत कर सको। ठीक, एक अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिलती है, सियासत इसका नाम है। ठीक है ना। सियासत ये नहीं है कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो हुण तुसी हिंदू नहीं बन सकते, तुसी हिंदू मत इख्तियार कर लेता तो हुण तुसी यहूदी नहीं बन सकते। आपने जुडिज्म इस्तेमाल जना अडॉप्ट कर लिया तो आप क्रिश्चियनिटी नहीं जनाब आप कर सकते, करेंगे तो आप मुर्तद हो जाएंगे, मुर्तद होंगे तो बाइस कत्ल है। ठीक है जी, ये चीज़ें नहीं है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में ये हालात और वाक़यात के मुताबिक आपकी एडजस्टमेंट नहीं होती, आपकी अपनी लीडरशिप के साथ नहीं होती। आप देखें ना, आपने कितने चैनल चेंज किए, सपोज आपकी तरह की जो जितने एंकर्स हैं, ठीक है, जितने आपके मीडिया पर्सनस हैं, 30 40 दफ़ा आपने जनाब लोगों ने चेंज किए हुए हैं। मैं आपके सीनियर तरीन जितने एंकर हैं, मैं मीडिया पर्सन हूँ 20 साल से, वज़ीर इत्तलात रहा हूँ, मुझे एक एक का पता है किसने एक साल में 4 दफ़ा जनाब TV चैनल्स चेंज किए। आप उन्हें कहो यार आपने क्यों TV चैनल चेंज तो किए? हम आपको बताएंगे, आप पूछें तो बताएंगे ना। नहीं, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है ना, मुझे आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारा काम है कि लोगों को खबर देना। हमारा काम है लोगों की खिदमत करना। हमें खिदमत करने का मौका नहीं मिलेगा तो उसे 4 नहीं पड़ा। तो फिर एक जगह बैठ के कर लो ना खिदमत। तो आप भी एक जगह बैठ के जना कर लो ना। मैनू जिथों मुआवजा चंगा मिल जाता है, मनु जिथों अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी अपने हल्के की जनाब 3.5 लाख आवाम की खिदमत करने की, मैं उधर जाऊंगा ना। मुझे अगर वो पॉलिटिकल पार्टी खुदे लाइन लगा के रखेगी जनाब मेरी सलाहियतों के बावजूद, मेरी जनाब सारी कॉम्पिटेंसी और प्रोफिशिएंसी के बावजूद, तो मैं उसे 4 पढ़ा है। सर मैं पागल का बच्चा हूं कि मैं वहां बैठ के कुएं का मेडिक बना लूं। नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ वाबस्तगी क्यों बदली? उन्होंने तो आपको नवाजा था। नहीं, वो तो मैंने ना मुझे एक बात अपनी ज़हन में रख लो, जिस दिन मैंने, लोगों को पता नहीं है ना, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मीडिया और हमारी ख़ुसूसन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में भी तहरीक इंसाफ की जितने वोटर सपोर्टर और लीडर्स हैं ना, उनकी उम्र 5 से 8 साल है या 5 से 10 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 12 साल है। इससे ज़्यादा उनकी पॉलिटिक्स के साथ एफिलिएशन कोई नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है पीछे क्या हमारी ज़िंदगी सारी हमने गिलाई है इस पाकिस्तान में, इस पिंडी में, इस पंजाब में। मैंने जिस दिन पार्टी ज्वाइन करनी थी, इस उम्मत मुस्लिमा के अजीम कायद ने जनाब हमारे साथ नौसरबाजी की, टाइम तय करके, मैं पहला MPA था जिसने, साबिक MPA जिसने पार्टी ज्वाइन करनी थी। मेरे साथ टाइम तय करके मैंने 600 अपने हल्के के 700 सपोर्टर्स थे अपने घर इकट्ठे किए हुए, इसे मेरे घर आना था। लेकिन जो माफिया इसके इर्द गिर्द था, और ये हमेशा इसके इर्द गिर्द माफिया होता है, जो कानों का कच्चा बंदा होगा, जिसके अंदर अपनी फिजिकल कोई मेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज नहीं होंगी, वो हमेशा कानों का कच्चा होगा, और उसके इर्द गिर्द के लोग सर मैं तो नाम गिनवा दूंगी। सुने मेरी बात कंप्लीट होने दे अभी। उन्होंने इसके कान भरे। इसने एंड जिस दिन इसने मेरे पास आना था, 1 घंटा पहले मुझे मैसेज आता है जी इसके PS का जनाब कि नहीं आ रहे साहब बहादुर। भाई मैं एक्सपोज हो चुका हूँ, मैं पार्टी के अंदर से, मैं मीडिया के अंदर, कि भाई मैं पार्टी चेंज कर रहा हूँ। मैंने अपने हलके में मशवरा किया, 1.5-2 महीने कंसल्टेशन की, करने के बाद मैंने 600-700 बंदा इकट्ठा किया हुआ है। मैंने कहा ऐसी की तैसी, फिर मैं भी डटा था, गुजर था, मैंने बंदे बिठाए गाड़ियों में, मैं कहा सीधा दफ्तर अम्बेसी रोड पे। ये साहब बहादुर वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं जाके ज़बरदस्ती साथ बिठाया, मैंने ज़बरदस्ती बैठे, सारे मुंह देखना शुरू हो गए। पार्टी होती थी 15-20
30 बंदे होते थे हर जिले में, इससे ज्यादा बंदे ही नहीं होते थे, वही अच्छा। लीडर होते थे, वही अहदेदार होते थे। वफाक का भी यही आलम था, कोई नेड़े नहीं आंदा सी थे। अच्छा। मैंने बिठाया, मैंने कहा बैठे इधर। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज्वाइनिंग की, पहले दिन से जाती है। पहली चीज आपने कहा ना आपको नवाजा। सर आप इमरान खान की बात कर रहे हैं जी ना? जी जी जी, आपने कहा ना नवाजा, तो फिर नवाजने की आपको थोड़ी सी मैं आवाम को आपके पॉडकास्ट के जरिए से 4 दफा 2018 के इलेक्शन से 5 दफा पार्टी से यकदम जलीलो खार करके फारिग। क्यों? मैं हमेशा दबंग तरीके से सेल्फ मेड आदमी था। मैंने कभी 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ नंबल में फंड नहीं दिया, शौकत खाना में फंड नहीं दिया, पार्टी में फंड नहीं दिया, ना मैं दे सकता था। और इससे थोड़ा सा कम मैं 30 40 50 लाख रुपए शायद साल 2 साल में मैं दे भी सकता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरी आइडियोलॉजी थी कि मैं कतन भी पैसे के सर पे सियासत में मकाम नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे, मेहनत की बुनियाद पे वो 4-5 दफा उतारा। वो आपको नहीं पता, आपकी उम्र भी नहीं है वो वाली कि आपको पता हो कि 2000 सर जिन्होंने फंड दिया मुझे उनका पता है, उनको भी उन्होंने कैसे सिरे से उतारा। हाँ अच्छा, अब आप कहेंगे 2018 का इलेक्शन, मेरी ज्वाइनिंग के बाद 2013 का इलेक्शन आया। मैं डिजर्व करता था, मैं पहला एमपी था, मारे खा रहा था, मेरा हल्का था। इसने बाहर से एक प्यारा शूटर था जो पाउडर का कारोबार पिंडी के अंदर, पिंडी जिले में ज़ियाउल-हक के दौर में पहला पाउडर और हेरोइन का कारोबार करने वाला खानदान, उससे 3 करोड़ रुपए रिश्वत लेके मेरी जगह उसको टिकट दे दिया। सर ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ सुन लेना, मेरी पूरी अभी बात सुन लेना, मुझे पूरी गुफ्तगू करने दे अभी 2-4 मिनट। अच्छा, फिर उसके बाद इसने ये ज्यादती की, मैं फिर भी डिसिप्लिन का साथ 2018 का आया। 2018 के अंदर मुझे टिकट जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने लेके दिया। इन्होंने मेरा भाई उस वक्त हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर थे, मेरा बाकी और चीज़ें ऐसी थी। इसने मुझे टिकट उस वक्त भी नहीं देना था क्योंकि ये फिर उसी हरामखोर को जिसको पहले दिया था इसके अंदर, और छोड़ दो उसको, नाम हार गया था इसके नीचे हार गया। इसने 4 सीटों पे कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ा, 9 नीचे एमपीए लड़ रहे थे, 8 जीत गए, वो हार गया। फिर रोता रहा जाना, ये 4 साल 5 साल ये कहता रहा जाना, ये साहब बहादुर के जनाब काश मैं फयाज चौहान को दे देता तो वो जीत जाता। 2018 आया, इसने फिर डंडी मारना शुरू की। खैर मैंने जिधर से भी प्रेशर डाल के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मेरा फाइनल हुआ नाम, इसकी तरफ से अनाउंस हुआ। अनाउंस होने के बाद इलेक्शन से 1.5 महीना पहले इसने फिर कैंसिल कर दिया। फिर मैंने दाएं बाएं से डंडा दिला के सारा तो कहीं जाके फाइनल हुआ। अच्छा। पहली इतला के लिए अर्ज है कि कोई ये समझता है ना कि इसने मुझे टिकट दिया तो टिकट इसने उसी को देना होता है जो 5-10 करोड़ रुपया शौकत खानम को, नम्मल को या इसको पार्टी फंड के नाम पे इसको देता हो। तो कहने का मकसद ये है, मैंने अपनी मेहनत की, अल्लाह पाक के करम से 2008 के अंदर 18 के अंदर बना। 3 दफ़ा इसने मुझे वजारत से उतारा। इसको और कोई नजर नहीं आता था, सारा दिन खुद चवले मारता था, हर रोज चवले, इसकी 3 चवले होती थी जिसको डिफेंड मैं कर रहा होता था, बाकी फवाद चौधरी और सारे कर रहे होते थे। सर ये बात आपने पहले भी की है, लेकिन आप मुझे ये बता दें, वो जो कहता है कि वो हर चीज अपनी मर्जी से करता था, वो तो हुकूमत करके कहता है मेरी तो मर्जी चली नहीं, मुझे तो चलाने वाले ही कोई और थे। हाँ तो बस वो मैर बुखारी का प्रोग्राम मेरे पास क्लिप पड़ा है, मैं कहते हो तो अभी सुना देता हूँ पूरी कौम के सामने। वो 2016 का क्लिप है, उसमें ये कहता है कि मैं अगर वजीर आजम बना और मैं तो ये एक्सक्यूज़ नहीं रखूँगा कि मुझे फ़ौज ने चलने नहीं दिया। अगर मैं ये एक्सक्यूज़ रखूँ तो मैं बड़ा नाअहल और नखट्टू आदमी हूँगा, नाकाम वजीर आजम हूँगा। अब जगह जगह जाके कहता फिर रहा जी मैं तो कुछ सीखा ही नहीं, जनरल बाजवा सारा कुछ ही। हाँ जी। तो अन्नी दिया पहले जना तू जो बयान देता सी ओ की सी, ओ गलत सी है, ये गलत है, वो ठीक था ये ठीक है। सरापा मुनाफकत, अच्छा सरापा झूठ, पूरी पर्सनालिटी आज से 35 साल पहले से लेके अब तक सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए से जितना आपका कल्ट है, जितना आपका क्रश है, जितना आपकी पॉपुलैरिटी है, सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए से। रियलिटी में आपको ना बेर के ऊपर का पता ना नीचे का पता है। अच्छा। फारक ना दीन का ना दुनिया का। कान में कोई फूंक देगा वही आके ठक करके निकाल देंगे, साल के 12 मौसम कर देंगे, जापान जर्मनी की सर्दे मिला देंगे। सर आपको तो पता है ना, 1,40,000 पैगंबर बना देंगे। सर आपको तो सब पता है ना। नहीं मुझे नहीं सब पता, मैं बड़ा जाहिल आदमी हूँ। सर आपने बतौर वजीर इत्तलात पंजाब कितना अरसा सर्व किया है? तो मैंने तकरीबन 4 साल। 4 साल कम नहीं होते। आपको नहीं पता था कि पंजाब में हो क्या रहा है, बुज़दार साहब कर क्या रहे हैं? आपने खबर नहीं दी कहीं? और जो आपको लाने वाले थे उनको नहीं बताया? मैंने इस बुनियाद पे नहीं छोड़ी ना पार्टी, छोड़ देते। नहीं मैंने बुज़दार साहब की बुनियाद पे, या मैंने यहाँ पे कोई सर दस्तबरदार हो जाते हैं ऐसी सियासत से जिसके ऊपर वज़ीर आला बुज़दार बैठा है। नहीं पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं,
जब इसने अपना ट्रैक चेंज किया, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी इसने छोड़ी है। अब आप बड़ी हैरान होंगी, यार ये क्या इसने दुरफितनी छोड़ दी है फयाज चौहान होते ने। हालत कर पीटीआई उसने अपनी पार्टी छोड़ दी है, हम उस पार्टी पे भी खड़े हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बनकर आईपीपी। नहीं नहीं, पूरी सुन लो ना, बीच में ना टोको ना, पूरी सुन लो। उसकी पार्टी क्या थी? 17 साल पहले उसने हमें सिखाना शुरू किया, पाक फौज की इज्जत करो, आईएसआई हमारे माथे का झूमर है, आईएसआई के खिलाफ जो बोलता है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बोलता है और फौज के खिलाफ वो गद्दार है। मुसलसल हमारी ट्रेनिंग जहनी आबियारी इसने की, हमें उसकी ये सोच अपनी सोच से कंपेटेबल लगी, हमने पार्टी ज्वाइन की। हमने जनाब 16.5 साल उसकी इस लाइन के ऊपर चलते रहे, इसको इक्तदार से उतारा, इसने अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लिया। अब फौज गद्दार, अब आईएसआई गद्दार, अब आर्मी चीफ गद्दार, अब वो मीर जाफर, मीर सादक, वो जानवर, वो न्यूट्रल, वो डर्टी हैरी, वो फलां। इसने चेंज किया, हम उधर ही खड़े हैं। हमारी नज़रों में पाक फौज पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान की यूनिटी का एक बायस है, पाकिस्तान की यूनिटी का मज़हर है, पाकिस्तान की यूनिटी और इस्तेहकाम का मैनिफेस्टेशन है। आईएसआई पाकिस्तान की टॉप क्लास की दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज में से एक है। हमारा मौकफ तो आज भी वही है। तो पार्टी उसने छोड़ी है, मैंने छोड़ी। पार्टी कहते हैं किसको हैं आप? पार्टी से मुराद पार्टी कहते हैं किसको हैं आप? नहीं, नजरिया की बात कर रहा हूँ। बड़ी डेफिनेशन दी आपने मुझे, तो पार्टी की वजाहत आज हुई है। नजरिया और सोच की बात कर रहा हूँ कि नजरिया और सोच उसने चेंज कर दी। सर अब वो जहाँ बैठे हुए हैं, क्या वहाँ पर कोई डील हो रही है? आपको क्या लगता है कोई बाहर आने के इम्कानात हैं? कुछ भी नहीं है। कभी किसको अब्बा जी बनाते हैं, किसी को अब्बा जी बनाते हैं, कभी गोल्ड स्मिथ को अब्बा जी बनाया, फिर आपने इसराइल को अब्बा जी असल में बनाया। सबका बाप कौन है? किसको बाप बना लेंगे तो फिर नैया पार होगी। बात तो पूरी सुन लो ना, एक तो पता नहीं रोजा असल में आप बातें इतनी करते हैं, मुझे मेरी बारी नहीं मिलती। सवाल करके 1 मिनट बोलने दिया करो ना। डोनाल्ड ट्रंप को अब्बा जी बनाया, रिचर्ड गर्नेल को अब्बा जी बनाया, तुलसी गैबर्ट को अब्बा जी बनाया, इंडियन रॉ तो खैर फ्रॉम डे फर्स्ट से पिछले 3 सालों में अब्बा जी है, ठीक है। सारों को बना के हासिल वसूल बाबा जी का ठुल्लो। किसको बाप बनाते तो फिर कामयाब रहते? अल्लाह से आसरा करते, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ माफ़ी मांगते कि मैंने 3 साल जो नकद कोका के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम के नौजवानों को और पूरी कौम का कैरियर और मुस्तकबिल तबाह किया, रियासत का बेड़ा गर्क किया। मैं पूरी कौम के सामने माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझसे इज्तिहादी सियासी गलती हुई। ये करते तो आज हालात कुछ और होने थे मुनीज़े साहिबा। पर इसको लकीर का और लाइन के अलावा किसी चीज़ का नहीं पता। ये लाइन और लकीर का असीर है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाना चाहती। हाँ, लेकिन आपकी तरफ आ जाते हैं सर। आपने भी तो कई जमातें बदली। अगर आप कह रहे हैं जमात इसने छोड़ी है, मैंने नहीं छोड़ी, आप भी किसी एक के साथ तो नहीं रहे ना भाई। जब हम तो लगे थे ना इसके साथ, ना पंगा लेता वो एक दफा ना 2018 में इसके साथ थे, उससे पहले किसके साथ थे? मेरी बात सुनो मुनीज़े, बात ये है, वो एक दफा एक बंदा था ना, वो जहाज में सफर कर रहा था, तो एयर होस्टेस जना आती थी, उसका तोता था एक बड़ा, उसका जाती सा पालतू सा, वो भी साथ था। अच्छा, वो आती थी जना एयर होस्टेस, तोता जनाब कभी सीटी मारता था, कभी हेलो हाय करता था, कभी आंख मारता था, आगे से जनाब वो बड़ी मुस्कुराहट दे के और बड़ी अच्छी जेस्चर दे के आती जाती रहती थी। अच्छा, बंदे ने देखा, बंदे ने कहा यार चंगा मौज मेला है, जे तोते नाले कहानी है तो चलो असी भी शुरू करिए। उसने क्या किया, तोते के देखा देखी उसने छेड़खानी शुरू करती, फ्लर्ट करना शुरू कर दिया उस एयर होस्टेस के साथ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसने जाके शिकायत लगाई, अंदर से क्रू का जो हेड था वो आया, सारों ने मिल के दोनों को, तोते को और उसको बंदे को उठाया और चलते जहाज में ऊपर से खिड़की से नीचे फेंक दिया। अच्छा, दोनों नीचे आ रहे हैं ना, तोता भी आ रहा है, तोता तो उड़ता उड़ता नीचे आ रहा है, वो बंदा मालिक आ रहा है। तो तोते ने पूछा, मालिक आपको उड़ना आता है? उसने कहा नहीं। तो तोते ने कहा फिर पंगा क्यों कीता सी? मुझे तो उड़ना आता था, तभी मैं पंगे कर रहा था, मुझे पता था ज्यादा क्या करेंगे, नीचे फेंक देंगे तो मैं उड़ के निकल जाऊंगा। तो तेन उड़ना नहीं आता सी तो तू क्यों पंगा कीता? हाँ, सही। और जनाब जब उड़ना नहीं आता था तो आप क्यों पंगा सर, जैसे उस आदमी का नीचे गिर के तो अब कुछ बचना नहीं, मौत हो जाएगी, तो खान साहब के साथ क्या होगा? और सर हम तो अल्लाह पाक के करम से अपनी ड्यूटी अपने मुल्क और अपने कौम की, अपने रियासत की, अपने वतन की अदा कर रहे हैं। हम तो पिछले 3 साल से, मैं तो फ्रंट फुट के ऊपर पिछले 1.25 साल से
पार्टी छोड़ के घर में नहीं बैठे या फवाद चौधरी की तरह आहें नहीं भरते वापसी आने की और हर दफ़ा जलील होते हैं हर 6 महीने आए बाद। तो थे, एक दिन नजर तो आए थे हमें आईपीपी के उस इजलास में पहले मैं वाले, वही कह रहा हूँ फिर ना, उसके बाद मैं वही कह रहा हूँ ना, फवाद चौधरी साहब की तरह हर 6 महीने बाद कभी बानी तहरीक इंसाफ के हाथों, कभी बुशा बीबी के हाथों, कभी इनके बाहर के जो बोने किस्म के ओहदेदार हैं पीटीआई के, उनके हाथों जलील होते हैं, कभी उनकी सोशल मीडिया टीम के हाथों। हमें शौक नहीं है। हम तो यजीद के लश्कर के वो हुर्र हैं जिसने 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकरीर जो हक सच के ऊपर मबनी थी, वो सुनने के बाद फैसला किया कि मैं इस लश्कर में नहीं, मैं इस लश्कर में हूँ। ठीक है हम तो उस लश्कर में आ गए हैं कि अपना मुल्क बचाना है। सर, इस लश्कर में रहते हुए हुकूमत में अपना किरदार आईपीपी के तहत आप किस तरह अदा कर रहे हैं? यार हुकूमत में ही आके किरदार नहीं होता मनीज़ा बीबी। एक बात सुन लो, आप माशाल्लाह आप बहुत कम्पिटेंट जर्नलिस्ट हो, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियाँ देगा, ठीक है। और सियासत, पॉलिटिक की डेफिनेशन अगर आप एफएससी की और एफए की और इंटर की सिविक्स की किताबों से लेके पीएचडी सियासियात तक की में भी आप जाएंगे ना, और कुरून उला से लेके क़यामत तक जो मुफक्कर गुजरे हैं सियासत के और उलूमुल इंसानियात के, अगर उनकी बुक्स में से या उनकी सोच में से अगर आप उसकी डेफिनेशन निकालेंगे ना सियासत की, वो ये है कि जब किसी माशरे और सोसाइटी के लोग इज्तिमाई तौर पर अपने मसाइल को हल करने के हवाले से स्ट्रगल करते हैं तो उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कुर्सी पे या इक़्तिदार की कुर्सी पे या हुकूमत की कुर्सी पे बैठे हैं तो आप अपने माशरे की और सोसाइटी की और मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। आपके पास नहीं भी है तो आप, जैसा मैं बैठा हूँ, मैं पिछले 2.25 साल से मीडिया, सोशल मीडिया, प्रैक्टिकली फ्रंट फुट पे आके लोगों को बता रहा हूँ यार कि बचो इस फितने की तहरीक से, इस नकदा कोका की तहरीक से। मैं अंदर से होके आया हूँ, मैंने एक एक चीज़ देखी है कि सब ड्रामा है, 2 नंबरी है, चक्करबाजी है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया 2 है। ये मैं अपने मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ, अपने माशरे की खिदमत कर रहा हूँ। तो कभी भी सियासत के अंदर सिर्फ MNA, MPA, सेनेटर, वजीर, मशीर, वजीर आजम बनना ही है ना, वो नजरियात मैटर करते हैं। नजरियात बिल्कुल नजरियात मैटर करते हैं, लेकिन नजरियात का भी अपना अपना ढकोसला है। बराहीमी नज़र पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हिवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। मैट्रिक में भी और जनाब 7वीं 8वीं 9वीं की क्लास में भी जब हमें उस्ताद इसकी डेफिनेशन समझाता था, तशरीह करता था उर्दू का उस्ताद, तो वो भी, और फिर जब जवान समझदार हुए तो उसके बाद अपनी तशरीह भी। इस शेर की तशरीह ये है कि अल्लाह पाक ने हज़रत इंसान को ऐसा पैदा किया है कि वो अपनी हर गलत अमल की कोई ना कोई जस्टिफिकेशन, बराहीमी नज़र पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हिवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। जो अंदर की हिवस और ख्वाहिश होती है वो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन और कोई तस्वीरें बना ही लेती है, या ना अपनी गलत एक्ट की कोई जस्टिफिकेशन बना लेती है। तो नजरिए भी इस तरह ही आजकल है कि अपनी अपनी सोच, असल नजरिया क्या है। मेरा नजरिया तो भाई 3 चीज़ें रेड लाइन है। कोई बानी तहरीक इंसाफ, कोई अलीम खान, कोई जहांगीर तरीन साहब, कोई फलां मेरी रेड लाइन नहीं है। मेरी रेड लाइन बीइंग अ मुस्लिम नामूस रसालत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरी रेड लाइन बीइंग अ मुस्लिम ख़त्म नबूवत का पहरा है बीइंग अ मुस्लिम। और तीसरी मेरी रेड लाइन मेरी सोहनी धरती पाकिस्तान है। जहाँ पर इन 3 चीज़ों को नुकसान होगा, फयाजुल हसन चौहान वहाँ पर डट के खड़ा होगा। उसके अलावा सियासतदान है, इंसान है, गुनहगार है, 100 खामियाँ हैं, 100 बुराइयाँ हैं, 100 वादे हैं, 100 कांटे हैं, सारे चलेंगे, सब चलेंगे। आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं बुज़दार, और सियासत है, सब चलेगा। उत्थे थे जनाब तुसी महमूद खान अचगजई थे, जरा महमूद खान और जो बिठाए हुए थे इन्होंने, वो बहुत अच्छे थे ना, जो यहाँ के हवाले से हमने तनकीद करनी। तो सियासत है, लेकिन जब इन 3 चीज़ों के ऊपर आप आते हैं ना, ये 3 चीजें आपकी रेड लाइन है, इनको इनसे अबव अपने आप को करने की कोशिश करते हैं तो फिर गलत है। सर अब आपने जहाँ इस रेड लाइन की बात की, आप मुझे बताएं कि जो उलमा कराम है उन्हें टारगेट करके मारा जा रहा है, मुल्क का अमन ख़राब हो रहा है। हाँ। कहाँ पर बैठी हुई है वो इक़्तिदार में आने वाली हुकूमती अलायंस पार्टीज़, क्या कर रही हैं उसके लिए? देखो, बी सेंसिबल। एक हमें ज़िम्मेदार एंकर, एक ज़िम्मेदार पॉलिटिशियन के तौर पे चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। क्या पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें नहीं हो रही? नहीं होती। लेकिन यही कैप्टन हसनैन शहीद हुआ है परसों, पिंड दादर खान का। एग्जैक्टली। FC के 4 जवान शहीद हुए। मैं अभी जनरल JD बख्शी है, वो मूँछों वाला बंदर जो है ना, एक इनका जनरल है जो ना इंडिया का, हर रोज़ इंडियन मीडिया पे बैठ के जहर उगल रहा होता है।
वो खोते की तरह जना मातम कर रहा है जना जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, ओ देखो यार इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बंदे मार के रख दिए, इन्होंने फ्ला करके रख दिया। उनको हजम नहीं हो रहा कि 33 घंटों में वो वाला रिजल्ट ले लिया जो इनके ज़हनों में था कि हम 2 हफ्ते यरगमाल बना के इंटरनेशनल लेवल पे जी हम जनाब पाक फौज को और पाकिस्तान को डिफेम करेंगे। लेकिन पाक फौज के जवानों ने, अफसरों ने, कमांडोज ने, एफसी ने, एयरफोर्स के जनाब पायलट्स ने 33 घंटों में कटाकटी निखेड़ के परे मारा जाना पूरा इनका प्लान जो गोल्ड। और आज आपको एक ब्रेकिंग दे दूं आपके आज इसकी जी, आपकी इत्तला के लिए, ये जाफर एक्सप्रेस का पूरा प्लान कहाँ बना पता है आपको? कहाँ बना? जाफर एक्सप्रेस के वकूए से 3 हफ्ते पहले जमाइमा गोल्डस्मिथ और जैक गोल्डस्मिथ ने एक मीटिंग बुलाई बरतानिया में। अच्छा। जिसमें हरब्यार मरी, बरहमदाग भुगटी और इंडियन रॉ का इंतहाई सीनियर मैनेजमेंट और बरतानिया की और फिर इजराइल की जनाब खुफिया एजेंसीज के लोग, ये सारे के सारे बैठे। इन्हें जनाब जमाइमा गोल्डस्मिथ ने और जैक गोल्डस्मिथ ने ऑफ़र की कि हमने जितनी स्ट्रगल करनी थी हमने कर ली, हमने अरबों रुपया लगा दिया, करोड़ों डॉलर लगा दिए, इजराइल को 150-60 हमने आर्टिकल्स लिखवा दिए, हमने हाउस ऑफ कॉमन बरतानिया के अंदर जनाब लॉबिंग, हमने कांग्रेस के जनाब 69 मेंबरान के ज़रिए से, हमने डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन किधर सारा सर फोड़ लिया। ठीक है। लेकिन हमारा बानी तहरीक इंसाफ रिहा नहीं हो रहा। अच्छा। तो जनाब हमने आपको बुलाया है, आप कोई ऐसा एक्ट करें एंटी पाकिस्तान बलोचिस्तान के अंदर जिसकी सारी की सारी फंडिंग हम करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट आपको इंडियन रॉ देगी, और ऐसा एक्ट हो कि जिसमें आपने यरगमाली बनाने के बाद मुतालबा रखना है कि बानी तहरीक इंसाफ को रिहा किया जाए और उनको लाया जाए, वो हमारे साथ जनाब बारगेन करें, हमारे साथ डायलॉग करें, तब जाके साट आउट जितनी देर ये ऑपरेशन चला ये मुतालबा रखा गया। सुना है ना अपनी पूरी बात सुन लें। प्लान ये था कि जब हम 1.5-2 हफ्ता इसको लिंगर ऑन करेंगे, मुतालबा रखेंगे, तो पहला मुतालबा ये था कि बानी तहरीक इंसाफ को रिहा किया जाए। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कहा तुम जाओ भाड़ में, और तुम्हारे ये मुतालबे भी और तुम्हारी ये सोच भी, उन्होंने जिस टेक्निकल तरीके से, जिस खूबसूरत तरीके से उनका सत्यानाश फेर के रख दिया, वो सारी दुनिया ने देखा। तो भाई ये पूरा प्लान वहां से बना था। खान साहब लूप में लिए गए थे इस पर? वो खान को किस बात पे लूप पे ले? मुलाकातें तो कर ही रहे थे, एतमाद में तो लिया होगा कि बाहर सिया कम पान लग गया, तो थानू पता है कि नहीं पता? वो तो सारा पता है ना, वो तो वहां से बैठ के जना अपने बेटों के साथ भी जना जेल से जना, मेरी आप ब्रेकिंग सुन लें कि 6 से 7 दफ़ा जना व्हाट्सएप पे वो कॉल कर चुका है। तो बताने का मकसद ये है कि ये जितनी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हुई किसने नाकाम की? पाक फौज ने। और फिर सुने आप जनाब, दहशत गर्दी के इन इवेंट्स के ऊपर तो जनाब ये सवाल पूछती हैं या बाकी लोग भी, आप उन हज़ारों, आपको पता है पिछले साल कितने ऑपरेशन हुए हैं 2024 के अंदर? कई ऑपरेशन सर, ये तो हम देख रहे हैं एपीएस के बाद से ज़रबे अज़्ब हुआ। सुनो ना, 59,000 ऑपरेशन पिछले साल हुए हैं। आपको पता है इन 3 महीनों के अंदर, 2.5 महीनों के अंदर कितने ऑपरेशन हो चुके हैं? 29,000 ऑपरेशन इन 2.5 महीनों के अंदर पाक फौज के जवान और अफसर और सिक्योरिटी फोर्सेस कर चुकी है। आपको पता है पिछले साल कितने शहीद हुए? 1,226 पाक फौज के जवान और अफसर शहीद हुए। आपको पता है पिछले 3 सालों में जब से ये नगदा कोका की तहरीक स्टार्ट हुई है और उसके बाद प्री प्लान उस तहरीक की छतरी चले, टीटीपी, मंजूर पश्तीन की पीटीएम और बीएलए, ये सब खुडे लाइन लगी हुई थी आज से 2 साल पहले। ये सारा बानी तहरीक इंसाफ उम्मत मुस्लिमा की इस अजीम नौसरबाज की जनाब इस छतरी तले पूरी आलमी ताकतें, इंडियन रॉ, इजरायली मोसाद और गैर मुल्की ताकतें इसके नीचे फल फूल रही थी। इसके नीचे अभी ये पूरे का पूरा जो चला, आपको पता है 3 सालों में पाक फौज के जवान और अफसर जो शहीद हुए उनकी तादाद 1965 की जंग से ज़्यादा, 71 की जंग से ज़्यादा, सियाचिन की जंग से ज़्यादा, कारगिल की जंग से ज़्यादा और 48 की जंग से ज़्यादा है। सर पाकिस्तान की आवाम कितनी है, आपको इस बात का पता है? ओ यार ये पता है ना, वही तो बता। सर जितनी आवाम है वो वोट देती है, और उसके बाद जो इक्तदार में आते हैं तो वो कैसे आते हैं, आपको पता है ना? और मुनीजा साहिबा, वो कुर्बानी है जो मैं तज़किरा कर रहा हूँ वो उन्हीं के लिए दी है ना। इनके माँ बाप तो नहीं वहां पर सारे, ये जितने शहीद हुए इनके अम्मी अबू वहां पर थे मौजूद। मेरा बेटा सरहद के ऊपर जनाब कश्मीर की जना गन लेके खड़ा है,
तो मेरा उसका बाप जो है ना वो सरहद पे रहता है। सर पाक फौज की कुर्बानियां काबिले तारीफ हैं, सवालों जवाब का स्टाइल और अंदाज इस अंदाज से रखें। रिटेलिएट क्यों कर रही है, आप ये भी तो कोई देखें। अवाम रिटेलिएट नहीं कर रही, सब इंडियन रॉ की सोशल मीडिया के घोंसले हैं, और हम जैसे बेवकूफ लोग हैं कि जो हम बैठ के उसके ऊपर तस्करे करते हैं। अब आप देखते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर ये जितना नैरेटिव यूथियों ने स्टार्ट किया हुआ है, इंडियन रॉ मोसाद एक नैरेटिव देती है, डमी नाम बने हुए, डमी काउंट है, उसके ऊपर ये सारे शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल वही देखा देखी। वो एक दफ़ा एक लड़के की शादी थी, उसका एक दोस्त था मेरी तरह का सीधा साधा, वो साथ गया बारात में। अच्छा, शादी में जनाब लड़की की रुखसती होने लगी, जब सारे रस्म व रवाज के बाद, तो वहाँ लड़की वालों का एक रिवाज था कि रुखसती से पहले लड़की वाले एक साइड पे बैठते थे, लड़के वाले एक साइड पे बैठते थे, और गिद्दा होता था। गिद्दा इस तरह होता था कि पहले लड़के का बाप निकलता था, वो कहता था मैं मुंडे दा प्यो कट कुड़ी दे प्यो नू। इधर से लड़के का बाप, इधर से लड़की का बाप, दोनों आते थे, दोनों जनाब गिद्दा डालते थे, जनाब डांस, गिद्दा डांस को कहते हैं। लड़के का बाप निकला, उधर से लड़की का बाप आ गया, फिर उस उधर से ना लड़के की माँ निकली, मैं मुंडे दी माँ कट कुड़ी दी माँ नू। दोनों निकले, दोनों ने 2 मिनट गिद्दा डाला। फिर जनाब लड़के का बहन निकली, उसने कहा मैं मुंडे दी भैन कट कुड़ी दी भैन नू। वो जो यूथिया टाइप सीधा साधा था ना वो लड़का, जैसा पाकिस्तान के यूथी हैं, देखा देखी शुरू। उसने कहा यार रिवाज है कि रिश्ता अनाउंस करके तो गिदड़ पड़ता है। उसको जोश चढ़ा, वो भी पाजी सोशल मीडिया के यूथियों की तरह जनाब उसने बाहर निकला, गिद्दे की जगह के दरमियान में आ कहता है मैं मुंडे दा यार कट कुड़ी दे यार नू। अच्छा, एग्जैक्टली यही इस वक्त पीटीआई के यूथियों का और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का हालात है कि वहां से नैरेटिव आता है इजरायली मोसाद का, इंडियन रॉ का, एंटी पाकिस्तान एंटी स्टेट का, जनाब लोगों का डमी जनाब आपके अकाउंट्स हैं, ये जनाब निकल के बाहर आ जाते हैं रियासत के खिलाफ, मैं मुंडे दा प्यो ये यार ते कट कुड़ी दे यार नू। ये एग्जैक्ट ये वाली जनाब आपकी पिक्चर है जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के जरिए से मचाई हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए आजकल के दौर में ट्रेड वार है, मीडिया वार है, सोशल मीडिया वार है, फिजिकल वार नहीं है। फैसल हसन चौहान साहब, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि अफ़गान जो माइग्रेंट्स हैं उन्हें किस तरह से पाकिस्तान ने एकोमोडेट किया, फिर अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उनके साथ कई बार टेबल पर बैठे बातचीत की गई, लेकिन उसके बाद कुछ टर्म्स हमें पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे। ये चीज़ें इतनी अनस्टेबल सी क्यों हैं? अच्छा मनीज़, इस पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। बुनियादी तौर पे ना एक अजीब गरीब एक ढकोसला है कि अफ़गानियों ने आज तक कभी किसी गैर मुल्क की ताकत की ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं की और उन्होंने उठा के बाहर फेंका। ये एक ढकोसला है जिसमें हम पंजाबी भी, बाकी लोग भी, पाकिस्तानी भी सारे शरीक हो जाते हैं। और सर हकीकत इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है। पिछले 50 साल की अगर आप 5 दहाइयों की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, रशियन वॉर हुई, अमेरिका ना होता, पाकिस्तान ना होता, ईरान ना होता, चाइना ना होता, ये उल्टे लटक जाते जाना ये पहाड़ों पे रहने वाले, ठीक है ना जी, बारबेरियंस, तालिबान, अफगान ये नहीं जीत सकते थे जना उससे, जना रशिया से। फिर उसके बाद और पाकिस्तान में अगर पाक फौज ना होती, पाकिस्तान की आईएसआई ना होती, इनकी ट्रेनिंग ना होती, इनकी सपोर्ट ना होती और अमेरिका ना होता, तो ये उल्टे लटक जाते ना, ये कभी भी जो ना उनको ये हरा नहीं सकते थे। फिर उसके बाद अमेरिका आ गया यहाँ, अमेरिका यहाँ पर आया, पाक फौज ना होती, आईएसआई ना होती, ईरान ना होता, चाइना ना होता, रशिया ना होता। खुदा की कसम, मैं एक बीइंग अ पॉलिटिशियन और बीइंग अ तजिया निगार और बीइंग अ सियासत और सहाफत का तालिब इल्म, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, ये सारी जिंदगी किसियां मारते रहते जना, ये अमेरिका की गुलामी से नहीं निकल सकते थे। पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने किरदार है, मैं बताना ही चाह रहा हूँ, अगली पूरी सुने ना। अब ये बड़ा 2021 15 अगस्त 2021 से इन्होंने बड़ा टेम्पो बनाया हुआ था जनाब, हमने अफगानिस्तान काबू में रखा हुआ है, और फिर ये पंगेबाजी पाकिस्तान के साथ, इंडियन रॉ के साथ मिलके, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ मिलके इन्होंने अंत मचाई हुई थी पिछले 3 साल से। लेकिन हासिल वसूल क्या हुआ ये भी सुन लें। दुनिया को पता चला कि अमेरिका सरकार इंटेंशनली इनको कई 100 अरब रुपया पिछले 3 सालों में दे चुकी है, और 18 अरब डॉलर का असला, नित नया इंतहाई एडवांस्ड असला छोड़ के गई थी जान के जी कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, चाइना को करें, ईरान को करेंगे। अच्छा, हाँ जी। अब वो रिजल्ट नहीं दे सके, पहली चीज।
दूसरा जो पैसा जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप अल्लाह की तरफ से आ गया इनके ऊपर अजाब बन के। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कहा जनाब डॉलर बंद। डॉलर बंद हुए तो सिंपल औकात इनकी वो डॉलर्स थी जो इनको अमेरिका वजारत खजाना से मिल रही थी। अच्छा, गालियां भी दे रहे थे बज़ाहिर लोगों को दिखाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए कि असं अमरीका के खिलाफ हाँ और हम बहुत जरी और हम फला और फला। डॉलर्स के ऊपर पाबंदी लगी तो मुनीज़ा साहिबा परसों ज़ल्मे खलीलजाद वो गया है अफगानिस्तान, वहाँ इनका जनाब अमीर मुतवक्किल जनाब आपका जो इनका नायब है वज़ीर आज़म, उसके साथ और पूरी अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ मीटिंग हुई। 3 मुतालबात रखे अमेरिका ने, 3। बताइए आपकी इत्तला क्लियर है, वो तीनों के तीनों इन्होंने मान लिए। सर आप तो हिस्ट्री रीडिफाइन कर रहे हैं आज। हाँ सुने, आज तीनों के 3 इन्होंने मान लिए। वड्डे आए सी कहते सानू आज तक किसी ने शिकस्त नहीं दी। जब अमेरिका पीछे नहीं, जब पाकिस्तान पीछे नहीं, जब रशिया पीछे नहीं, जब चाइना पीछे नहीं, तो फौरन औकात पे आए। अभी 1.5 महीना हुआ है डॉलर्स बंद हुए हैं, 1.5 महीना। 3 क्या रखे जी उसने, सल्मे खलीलजाद ने? पहला रखा भाईजी अमेरिकन जितने आपके जनाब कैदी हैं उनको रिहा करो। उसी वक्त रिहा किया, उसी वक्त परसों इन्होंने जनाब रिहा करके परे। दूसरा मुतालबा उसने कहा ये जो 18 अरब डॉलर का असला है वापस। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जी, आप मैकेनिज्म तश्कील करें, बनाएं, हम ओके। तीसरा मुतालबा बड़े अफगानी कहते थे जनाब हम सोशल मीडिया देखे ना, सारा इंडियन रॉ के जितने एजेंट हैं उन्होंने मुसलमान नाम रख के ना, अफगानी नाम रख के सारा दिन पाक फौज के खिलाफ भोंकते हैं कुत्तों की तरह, और ISI के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ और पंजाबियों के खिलाफ सारा दिन। हकीकत में सबको पता है, आम पाकिस्तानी नहीं समझ सकता, लेकिन हमें पता है कि पीछे कहानी क्या चल रही है। लेकिन बहरहाल इनकी भी अंडरस्टैंडिंग थी अफगानियों की और इन तालिबान की। तीसरा मुतालबा उन्होंने कहा बगराम एयरबेस हमारे हवाले करो। मान गए। इन्होंने कहा ओके। ये तो इनकी तालिबानों की और अफगानियों की औकात है। बकवास करते हैं कि जनाब हमने आज तक कभी किसी को नहीं, जब डॉलर्स मिलना बंद, जब ISI की सपोर्ट बंद, जब पाकिस्तान पीछे नहीं खड़ा, जब रशिया पीछे नहीं खड़ा, जब ईरान पीछे नहीं खड़ा, जब चाइना पीछे नहीं खड़ा, तो फिर छुस फुस और ठुस आंखें दिखाती है पाक फौज को, आंखें दिखाती है पाकिस्तान की ISI को, आंखें दिखाती है पाकिस्तान को। इनकी ये औकात है। तो बेगम रहे अफगान तालिबान बंदे के पुत्र बनेंगे। इन्होंने कहा जी हम असला वापस करेंगे, पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है फला। उन्होंने कहा अटैक इसी वजह से करता है ना कि आप वहां पर जाके पंगेबाजी करते हो, सरहदों के अंदर भी जाके, सरहदों के ऊपर भी जाके और उसके अंदर जाके। जब आप नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक जनाब पाकिस्तान भी नहीं आपको छेड़ेगा। पाकिस्तान ने अभी तक पिछले 6-7-8 महीनों में जो कार्रवाई भी की है अफगानिस्तान के अंदर जाकर या सरहदों पे, वो इस वजह से कि हमारे दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयां कर रहे हैं TTP के साथ मिलके, इंडियन रॉ के साथ मिलके। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले अमेरिका ने अपनी नाकामी का दाग तो धोना ही था ना, एक इतने डेकेड से चलती हुई जो वहां पर जंग थी, वो खत्म हो गई। अल्लाह पाक की जात करम करेगी पाकिस्तान के लिए। अल्लाह पाक खुदाई तौर पे, लोग समझते थे ट्रंप आएगा और पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का बायस बन जाएगा, माही आवेगा तो फुला नल धरती से जावांगी वाला माहौल होगा, और जनाब नकद कोका की तहरीक पे वो भी नाचना शुरू कर देगा। पाकिस्तान के अंदर जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी स्टेट नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, जो यूथ है पाकिस्तान की, उसके खिलाफ क्या किया जाए कि ये सिस्टम ठीक हो जाए? रूल ऑफ लॉ जो अब शुरू हुआ है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद रियासत ने सारी फील्डिंग सेट कर ली है। जो फील्डिंग पिछले 3 साल से जनरल फैज़ हमीद नेटवर्क और बुशरा बीबी और बानी तहरीक इंसाफ उम्मत मुस्लिमा के अजीम नौसरबाज के सरपरस्ती में सेट थी ना, आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इंजामिया के अंदर, जुडिशरी के अंदर, लोअर कोर्ट से लेके हायर कोर्ट से, वो सारी की सारी अल्लाह पाक के करम से रियासत ने बड़े अच्छे तरीके से पिछले 3 महीनों में 26वीं तरमीम के बाद सेट कर ली है। अभी थोड़े कच्चे राग हैं, ईद के बाद पक्के राग इंशाल्लाह जनाब बजने शुरू होंगे। तो फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी, फिर कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जड़ा आगे पीछे देखे उसी शामत आई वाला माहौल होगा। सर आप पाकिस्तान का वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं अगले इंतखाबात में? यार जो भी बने वो पाकिस्तान के लिए काम करे। शहबाज शरीफ मैं समझता हूँ कि बेहतरीन वजीर आजम है। तो मैं समझती हूँ आप ये क्यों कह रहे हैं। इंतखाब करने वालों ने शहबाज शरीफ का कई बार इंतखाब किया है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इमरान खान इस बानी तहरीक इंसाफ दा उतो ऐसी है, वो जाओ ना ईद के दिन जूतों की दुकान पे,
तो वो कहता है ना यार 38 नंबर नहीं, वो तो दरस करके जनाब डब्बा आता है 38 नंबर जुती दा ते ये बानी तहरीक साहब तो आया सी उस डब्बे की तरह। वो भी जनरल फैज हमीद नेटवर्क और जनरल बाजवा जना लेके आए थे ना जाली इलेक्शन के जरिए से। आरटीएस ना बैठता तो ये बनता। वो शेरशाह कसूरी जो है जो बाहर बैठा हुआ है कासिम सूरी, वो हराम का तोहम जो सारा दिन बैठ के वहां पीटीआई के खिलाफ भोंकता है और पाकिस्तान के खिलाफ भोंकता है, फौज के खिलाफ भोंकता है, वो एक वोट के स्टे ऑर्डर पे 5 साल एमएनए रहा कोयटा से। कोस्टर नहीं बन सकता वहां से, इसी एस्टेब्लिशमेंट ने बनवाया ना। उदू ठीक सी, अब आपको जनाब वो जी वो बनाने वालों ने बना लिया। चलो ठीक है फैजल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। नाजरीन हमें इजाजत दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अल्लाह ने के बाद।